स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश पर की राजनीति पर इस जातिगत सर्वे का क्या इम्पैक्ट है, कितना प्रेशर है? देखिए, बात सच है कि उत्तर प्रदेश बिहार से सटा राज्य है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा है कि जातिगत सर्वे होना चाहिए या जातिगत जनगणना आनी चाहिए। जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है, कोई राज्य सरकार अपने स्तर से करा नहीं सकती। ये ज़रूर है कि सर्वे करा सकती जो बिहार ने कराया। ये बात कही जा रही है विपक्ष की ओर से कि जो सर्वे हुआ उसमें बहुत मोहल्लों को छोड़ दिया गया, सर्वे बहुत जल्दबाजी में हुआ, मात्र 40 दिन के भीतर कर लिया गया और इतने कम समय में इस तरह का सर्वे और निर्णय दे पाना संभव नहीं है। ये जल्दबाजी में किया गया सर्वे है, लेकिन चूंकि सियासत में हर चीज़ जायज़ बन चुकी है तो वो सियासत उसको भुनाती है। नीतीश कुमार पूरे देश में इसको लेकर चर्चा में है। कोई व्यक्ति की किस्मत है कि वो कहाँ पैदा हो जाए, ये ईश्वर तय करता है। जमीन पर आने के बाद धरती पर जातियों के आधार पर आदमियों की पहचान और बंटवारा हो जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये चीज़ें उसी आधार पर टिकट बंटते हैं, उसी आधार पर जीत हार के समीकरण इस देश में बनने लगे हैं। ये हम तरक्की, शिक्षा, विकास की बात तो करते हैं, लेकिन जब टिकट देती हैं राजनीतिक पार्टियां तो जातियों का विशेष ध्यान रखती हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। समाजवादी पार्टी यहाँ प्रमुख रूप से रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। इसको लेकर अखिलेश यादव समय समय पर मांग करते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस खुलकर नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलने लगी है और बिहार के बाद झारखंड ने भी ऐलान किया तो देश पर दबाव बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाजपा के पास भी तमाम सारी काट होंगी। शायद उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में सियासत कुछ बदली लगे, हो सकता है कि सरकार पर दबाव बढ़ाए और भाजपा किसी दलित को भी डिप्टी सीएम बना दे यहाँ, ये दिखाने के लिए कि वो दलित और ओबीसी दोनों को बहुत अत्यधिक महत्व देना चाहती है। तो एक अगर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नया बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी और वो दलित समाज से हो। तो उत्तर प्रदेश इस देश की दिशा को और दशा को तय करता है। भारत में हमेशा से एक बात रही कि ऊंची जाति को खोजना बहुत आसान माना गया। हरशंकर परसाई ने लिखा है कि जो ऊंची जातियां हैं, सवर्ण कहे जाते हैं, ये तो बहुत आसानी से खोज लिए जाते हैं, लेकिन सबसे नीची जाति कौन सी है ये आज तक नहीं खोजी जा सकी। और ना कोई जो थोड़ा पढ़ लिख कर पैसे कमा कर आगे आ गया, ना वो चाहता है कि वो उस जाति में रहे। ये जाति की व्यवस्था अपने आप में बड़ी विचित्र है। दुनिया के किसी देश में पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव आ गया है तो ये एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये जरूर है ब्रजेश जी कि जब इस तरह के मामले आते हैं, कभी महिला आरक्षण, कभी सीए, कभी जाति जनगणना, तो देश चलता नहीं, फिर मचलने लगता है। मुद्दा जो है वो उछलता नहीं है, उछलता है लेकिन हल नहीं होता है और इस पर बहस चलने लगती है, आनंद लोगों को आने लगता है। इस देश में सारी बहसें आजकल जंग के मैदान में नहीं, सोशल मीडिया पर होती हैं और वहीं से चीज़ें तय हो रही हैं। ये ज़रूर है कि जो लोग चुप बैठे हैं वो ये मत समझें, उनको भी भागीदारी करने का पूरा अवसर मिलेगा। ब्रजेश जी, इस देश में हमेशा से एक चीज़ रही है और वो है कि हम चाहे जितना तरक्की कर लें, पढ़ लिख लें, चाहे जितना लोगों को बराबरी का दर्जा देने की बात करें, लेकिन असमानता खत्म नहीं हुई। आरक्षण, सियासत, तमाम सारे राजनेता अपने फायदे के लिए कभी इनको घटाते हैं, कभी बढ़ाते हैं। अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो लोग अपना अधिकार मांगेंगे, संख्या ज़्यादा मांगेंगे। 3% वाले नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, तब 18-20% वाले यादव और मुसलमान ये लोग भी शायद अधिकार मांगने लगें। ये विचित्रता चुनाव तक कायम रहेगी।
चुनाव परिणाम के बाद ये सब डिमांड भी खत्म हो जाती हैं, जैसा कि लोग जानते और समझते हैं। बहरहाल जी, बहुत सारे लोग जातिगत जनगणना के तमाम आंकड़े बताते हैं, मैं तो ज़्यादा समझता नहीं हूँ। बस खाली इतना कहूँगा कि कभी कभी हमने अपने जी को यूँ बहलाया है और जिन बातों को खुद ना समझे दूसरों को समझाया है। और हमसे पूछो इज्जत वालों की इज्जत का हाल, कभी हमने भी इस शहर में रह के थोड़ा नाम कमाया है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और इनपुट हमको जातिगत सर्वेक्षण के मामले पर शेयर करने के लिए।